हेलो स्टूडेंट्स। अब जो प्रबंध के बारे में हम बात कर रहे हैं, कक्षा 12 अध्याय 2 प्रबंध के सिद्धांत। अब प्रबंध के सिद्धांतों में पहली वीडियो में मैंने बताया है कि प्रबंध के सिद्धांत हेनरी फ्योल के अनुसार 14 हैं। इसके अंदर हेनरी फ्योल और दूसरे वैज्ञानिक थे F.W. टेलर, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध को जन्म दिया था। प्रबंध के जन्मदाता माने जाते हैं हेनरी फ्योल और वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता माने जाते हैं F.W. टेलर। दोनों में क्या क्या अंतर हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उनका क्या क्या तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं। तो कुछ जो प्रमुख अंतर हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। पहला अंतर तो यही है कि जो हेनरी फ्योल है वो सार्वभौमिक यानी पूरे प्रबंध को लेकर चलते हैं, जबकि F.W. टेलर एक कारखाने में जो काम होता है समूह के रूप में उसको लेकर चलते हैं। हेनरी फ्योल जो है वो प्रबंध में आदेश की एकता को मानते हैं कि इसमें आदेश की एकता का सिद्धांत लागू होता है, जबकि F.W. टेलर जो है वो निर्देश की एकता के सिद्धांत को मानते हैं, यानी समूह के रूप में जो आदेश दिया जाता है वो उसको माना जाता है। इन दोनों के इन अंतरों को देखते हुए जो मुख्य अंतर हैं हम उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस आप लोगों के साथ करेंगे। पहला है परिप्रेक्ष्य का स्तर, यानी पूरे वातावरण में जो स्तर होता है, दोनों के सिद्धांतों में क्या क्या स्तर है पहले में ये दिखाया गया है। परिप्रेक्ष्य स्तर में हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध का उच्चतम स्तर होता है, F.W. टेलर का कारखाने का स्तर होता है, यानी ये कारखाने में काम करते थे और वहीं से उन्होंने उस कारखाने का ही पूरा निरीक्षण किया। दूसरे नंबर पे आदेश की एकता। हेनरी फ्योल आदेश की एकता के कट्टर पक्षधर थे। वो कहते हैं कि आदेश की एकता यानी एक अधिकारी के द्वारा ही आदेश दिया जाना चाहिए और उसी के आदेशों का पालन होना चाहिए। F.W. टेलर कहते हैं कि इसमें एक अधिकारी महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि कार्यात्मक फोरमैनशिप में एक श्रमिक कम से कम 8 विशेषज्ञों से आदेश प्राप्त करता है। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक। तीसरा है प्रयोजन। ये सार्वभौमिक उपयोगिता है, यानी पूरे यूनिवर्सल के अंदर इस उपयोगिता को ही लिया जाता है, यानी ये सबके लिए उपयुक्त है। F.W. टेलर कहते हैं कि जो निर्देश की एकता है वो केवल विशिष्ट स्थितियों में ही उपयुक्त है, हर स्थिति में वो उपयोगी नहीं होता है। चौथा है रचना का आधार। इन्होंने जो करा था ये अपनी व्यक्तिगत अनुभव के परीक्षण के आधार पर किया था, यानी पर्सनल जो महसूस की इन्होंने बातें उनके ऊपर इसमें वर्णन बताया। इन्होंने निरीक्षण के आधार पर, चेक करने के आधार पर, जांचने के बाद उस चीज़ को बताया है। पांचवा है केंद्र, फोकस। हेनरी फ्योल ने जो फोकस दिया है वो प्रशासन में सुधार लाने का इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो प्रशासनिक कार्य है, जो कार्य को करवाता है उसमें कैसे सुधार किया जाए, यानी अधिकारी वर्ग में क्या सुधार किया जाए। इनका मुख्य उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना था कि उत्पादन कैसा होता है उसमें वृद्धि की जाए। छठा है व्यक्तिगत। ये व्यक्तिगत कार्य को क्रियान्वयन में महत्व देते थे, ये वैज्ञानिक दृष्टि को महत्वपूर्ण देते थे। सातवां ये अभिव्यक्तिगत सिद्धांत है, यह प्रशासन के सामान्य प्रबंध है, ये भी वैज्ञानिक है। ठीक है, अंतर समझ में आया? सबको समझ में आया हो तो इसे अपनी नोटबुक पे कॉपी करके एक बार याद कर लेना। इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी समझ में आसानी से आ जाएगी। ये वैज्ञानिक सिद्धांत पे आधारित है, ये व्यक्तिगत सिद्धांत पे या क्रियात्मक आधार पे आधारित होता है। ये समूह का बोध कराता है, ये व्यक्तिगत अवलोकन पे ध्यान देता है। ठीक है, इसलिए इनको वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है, इसको प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। ओके, थैंक यू मुकुल।